नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है इसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज फिर उपस्थित है नई वीडियो के साथ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के साथ, जो कि आज की वीडियो में हम कराने वाले एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन संख्या 8 व 9 को। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो इन सवालों का आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर सकते हो सवालों को, ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये वीडियो अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, उनके पास जरूर वीडियो का लिंक और इस चैनल का लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि वो इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो 8वां रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी आप सब समझदार हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आइए आप शुरू से एंड तक बने रहना होगा प्रत्येक छात्र छात्रा को, ठीक है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए हमारा मैथमेटिक्स चल रहा है अभी, ओके। तो चैप्टर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन संख्या 8वीं को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटा जा सकता है। नए घन की भुजा क्या होगी? यानी जो नया घन है उसकी भुजा क्या होगी वो ज्ञात करना है। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस जो है क्या है, ठोस घन है। उस घन को 8 बराबर घनों में, जो आयतन वाले घनों में काटा जा सकता है। और नए घन जो काटने के बाद जो नया घन आएगा उसका भुजा ज्ञात करना है हमें। और साथ ही इन दोनों घनों यानी जो ठोस घन है और जो नया घन आएगा उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को निकालना है, फिर उनके बीच अनुपात भी ज्ञात कर लेना है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम 8वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो जो दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ये लिख रहा है कि ठोस घन को बराबर भागों में मतलब आयतनों वाले 8 घनों में काटा जा सकता है। तो हमें जो ठोस घन है उसकी भुजा कितना दे रखा है, ठोस घन की भुजा हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे क्या, यही लिखेंगे ठोस घन की भुजा। क्या लिखेंगे, ठोस घन की भुजा बराबर कितना दिया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यहाँ तक सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहा होगा, मुझे आशा है पूरी, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहोगे तो आपको इन दोनों सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ठोस घन की भुजा लिखा। अब हमने क्या निकालना है, इसका हमें आयतन, इसका आयतन निकालना है। घन का आयतन आप जानते हैं कि भुजा का क्यू होता है। क्या होता है, भुजा इस क्यू होता है घन, ठीक है। आयतन जो है तो लिखेंगे क्या, ठोस घन का आयतन। जो ठोस घन है उसका आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है, आयतन वाला फॉर्मूला होता है भुजा का क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू होता है, ओके। तो हम भुजा क्यू लिख लेंगे, ठीक। अब हम जो भुजा दे रखा है जो ठोस घन की वो यहाँ पे रख देंगे। तो ठोस घन की भुजा में दे रखा है कितना, 12। तो 12 का क्या कर देंगे, 12 का क्यू कर लेंगे, ठीक है। 12 का क्यू करेंगे, 12 12 144, 144 का 12 में गुणा करेंगे तो 1728। कहने का मतलब जो 12 का घन होता है वो 1728 होता है। क्या होता है, 1728। तो हमारा जो ठोस घन का आयतन आएगा वो 1728 जो है सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। क्या, सेंटीमीटर क्यू आ गया। यहाँ तक सभी को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया क्या, ठोस घन का आयतन निकाल लिया, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटा जा सकता है। कितने घनों में, 8 घनों में काटा जा सकता है। तो वहां से जो नया घन बनेगा उसकी हम भुजा निकाल सकते हैं वहां से, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ठोस घन को क्या लिखेंगे यहाँ पे भाषा, ठोस घन को
बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। ठीक, तो हमारा जो घन है आयतनों में काटा जा सकता है, कहने का मतलब जो ठोस घन है उसी को 8 बराबर आयतनों वाले घनों में काटा जा सकता है। तो क्या करना होगा, जब हमने ठोस घन का आयतन निकाला उसमें हमने 8 से भाग देना होगा। क्या देना होगा, 8 से भाग देना होगा। तो नए घन का क्या आ जाएगा, यहां से नए घन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो यही निकालेंगे। क्या यहां लिख लेंगे, क्या नए घन का आयतन निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो नए घन का आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा जो हमारा ठोस घन का आयतन है उसमें 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि 8 बराबर आयतनों वाले घनों में काटना है, इसलिए 1728 भागित कितना कर देंगे, जो है कितना है 8 से भाग देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आयतन आ जाएगा, नए घन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो 8 का भाग देंगे, 8 दूने 16 बचा 1 12 हो गया। 8 का भाग दिया 17 में, 8 दूने 16 बचा 1 12 हो गया। 8 का भाग फिर देंगे 12 में, 8 दूने 16 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 8 एकम 8 एक बार जाएगा और 4 बचा और 48 हो गया। तो 8 से 48, कहने का मतलब 216 आ गया। क्या आ गया, 216। और ये 216 किस में आ जाएगा, सेमी क्यू में, यानी सेंटीमीटर क्यू में आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो नए घन का आयतन है वो हमारे पास आ गया क्या, 216 सेंटीमीटर क्यू आ गया। ठीक है, यहां तक सभी को अच्छे से कंफर्म एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्या करा है, अब हमें ये करा है कि नए घन की भुजा क्या होगी, क्या नए घन की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो घन है, घन का आयतन वही होता है, भुजा क्यू होता है। तो हमने आयतन ये निकाल लिया, तो यहां पे लिखेंगे क्या, यहां पे लिख लेंगे नए घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी के समझ में आ रहा है। ठीक, यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या यहां से आसानी से निकाल सकते हैं भुजा बराबर। ठीक है, तो जो आयतन है उसकी जगह, आयतन की जगह लिखेंगे 216 बराबर का लिखेंगे भुजा क्यू। क्या लिखेंगे, भुजा क्यू लिखेंगे। ओके, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम भुजा बराबर निकालेंगे, भुजा बराबर निकालेंगे तो 216 उस पर क्या लग जाएगा, उस पर घनमूल निकालना होगा, उसका क्या घनमूल निकालना होगा 216 का। कितना, 216 का घनमूल निकालना होगा। तो 216 का घनमूल निकालेंगे तो 6 36 का 216, तो इसका हमें गुणनखंड करना होगा 216 का। ठीक है, तो हम देखेंगे तो यहां से हमें मालूम है कि जो 216 होता है वो घन किसका होता है, 6 का घन होता है। और 216 का घनमूल की बात करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, यहां से ये हटा देंगे, सॉरी। तो यहां से हम भुजा, यानी यहां लिखेंगे क्या, नए घन की भुजा, नए घन की भुजा, नए घन की भुजा बराबर निकालेंगे तो 216 का हमें वर्गमूल निकालना होगा। कितना है, 6 का 6 जो है घनमूल होता है 216 का। ठीक है, इसलिए 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो गया, अच्छे से कंफर्म हो गया। और हम देखेंगे तो ठोस घन की भुजा हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और जो नया घन है उसकी हमने 6 सेंटीमीटर निकाल लिया। यहां तक सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहा है अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे सोल्व करने वाले से। तो सबसे पहले अब यहां तक जो सवाल था हमने यहां तक सोल्व कर चुके, क्या नए घन की भुजा निकाल चुके। अब आगे कह रहा है कि साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ठोस घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे क्या, ठोस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो जो भी सूत्र देखना चाहते हैं, जो भी छात्र छात्राएं सूत्र देखना चाहते हैं, तो जो सबसे पहले वाली वीडियो रहेगी हमारा जो है 13.1 शुरुआत की थी हमने, उसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन पर हमने चर्चा कर चुके थे वहां पे। तो वहां से आसानी से जाके महत्वपूर्ण सूत्रों को देख सकते हो। ठीक है, तो सरफेस एरिया होता है इसलिए S1 से प्रदर्शित कर लेंगे, क्योंकि हमने जो ठोस घन है उसका हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है घन का वक्र पृष्ठी वाला फॉर्मूला होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा ठोस घन है उसकी भुजा कितना है? हमारा भुजा 12 दिया है तो 12 लिखेंगे। क्या? 6 गुणे 12 का वर्ग कर लेंगे। क्या? 12 का वर्ग कर लेंगे। और 6 गुणे 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग 144 होता है। कितना होता है? 12 का वर्ग 144 और 6 से गुणा करेंगे तो जब 6 से गुणा करेंगे 6 चौके 24 का 4 हासिल आएगा कितना? हासिल आएगा 2। 6 चौके 24 और 2 26 का 6 हासिल आएगा कितना? 2 आ जाएगा। फिर 6 एकम 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8। फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे। 6 चौके 24 का 4 हासिल आएगा 2, 6 चौके 24 और 2 26 हासिल आएगा 2, 6 एकम 6, 6 में 2 जुड़ेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आएगा हमेशा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कितना? 864 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठोस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम नए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां लिख लेंगे क्या? यहां लिखेंगे नए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, हमने उसको S1 से डिनोट किया, इसको डिनोट कर लेंगे S2 से। ठीक है, सरफेस एरिया होता है इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां इसको इसका भी लिखेंगे क्या? 6 गुणे का, यहां भुजा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 गुणे का भुजा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ जो हमारा नया घन था उसकी हम भुजा कितना निकाल चुके थे? 6 सेंटीमीटर निकाल चुके थे। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। 6 गुणा 6 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, और 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36, 6 6 36 होता है 36। ठीक है, 6 से 36 होता है। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे 6 6 36 का 6 और हासिल लगा कितना? 3, 6 3 18, 18 3 21। तो कहने का मतलब 216 कितना है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक सभी को अच्छे से कंफर्म। अब यहां कह रहा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहां लिखेंगे वही सेम जो हेडिंग ऊपर दे रखा है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे? दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात बराबर का लिखेंगे S, क्या लिखेंगे यहां पे? S1 अनुपात S2 लिख लेंगे। क्या? S1 अनुपात S2 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को कंफर्म। तो जो हमारे पास जो S1 है यानी जो सरफेस एरिया जो पहले वाला ठोस घन का आया वो कितना है? 864 आया था। तो 864 लिख लेंगे। अनुपात कितना लिखेंगे? अनुपात 216 लिख लेंगे। कितना? 216 अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे काटेंगे। तो जब इसे काट लेंगे तो हम यहाँ से सबसे पहले जो है छोटी संख्या से काट लेते हैं। तो जो है 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 24, 4 पर 9 7 7 16 यानी 4 से काट लेंगे। पहले सबसे पहले किससे काटेंगे? 4 से। तो जब 4 से काटेंगे तो कितना? 4 दूने 8, 4 एकम 4, बचा कितना? बचा 1, 24 हो गए, 4 6 24, अनुपात 4 और 20 और 4 चौके 16, 54 हो जाए। ठीक है, और 6 से काटेंगे 6 3 18 और 6 6 36, 6 3 18 और 6 6 36। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 9 54, 6 9 54। ओके, आगे काट लेंगे। तो आगे आपको ये आगे होमवर्क दिया जाता है, आगे आपको सरल और करके जो अनुपात आएगा वही हमारा अभीष्ट अनुपात आएगा। तो मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आया हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी छात्र को नहीं हो रही होगी। तो अगर आपको अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है तो हमारे साथ निरंतर प्रयास करते रहना होगा, और हम प्रयास करते हैं और आप भी प्रयास करेंगे तो आपका जो मैथमेटिक्स होगा वो आसानी से अच्छे से सरल तरीका से समझ जाओगे, और जो बेस है वो भी मजबूत हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अब आप उतार लीजिएगा। अब हम जो नेक्स्ट सवाल रहेगा 9वां और इस वीडियो का लास्टवां सवाल, और जो एक्सरसाइज भी रहेगा उसका भी लास्ट सवाल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्रा को बने रहना होगा, अच्छे से पॉइंट क्लियर करना है। हम क्वेश्चन संख्या यहाँ पे जो है 9वें को सॉल्व कराने वाले हैं। तो
प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस जो 9वां सवाल है हमारा, इस वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा और एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है 9वां कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति हावर यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिर जाती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। कहने का मतलब कोई नदी है, उसकी गहराई जो है 3 मीटर गहराई है और चौड़ाई उसकी कितना है, 40 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। वो नदी 1 घंटा में 2 किलोमीटर की चाल से जो है समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। ये हमें दिया है, तो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र के अंदर जो है नदी से गिर जाएगा, वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम अच्छे से समझ चुके इस सवाल को। तो सबसे पहले जो दिया होता है सवाल में वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं सवाल को, सवाल क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात रहती है, सूत्र प्रत्येक छात्र छात्रा को याद रहना जरूरी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सूत्र याद होंगे तो आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आप एक्सरसाइज यानी जो भी नया चैप्टर शुरू किया करें, उसके पहले जो पहला पेज होता है उस पर जो भी आपके एक्सरसाइज रहती हैं, उसके अंदर चैप्टर के अंदर जो भी 4 या 5 रहती हैं, तो उनके महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं उनको पहले पेज पर जरूर नोट डाउन किया करें, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि आप सूत्र पर नजर पड़ेगी, वहां से आप आसानी से याद कर सकते हो। पहला नंबर के सूत्र याद होना चाहिए। दूसरा नंबर यह है कि पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लें। सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सवाल क्या पूछ रहा है, हम लोग क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, वो आसानी से वहां से अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी वहां से, ठीक है। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद हमें जानकारी मिली क्या पूछ रहा है, तो वहां से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ हमें दिया है कि 3 मीटर गहरी है, ठीक है, और कितना है जो है 40 मीटर चौड़ी है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे नदी की गहराई या इसे ही ऊंचाई बोलेंगे, गहराई है और इसे ही ऊंचाई बोलेंगे, तो h बराबर डिनोट करेंगे। तो हमारे पास कितना दे रखा है, h बराबर दिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख लेंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, ठीक। और दिया है क्या, चौड़ाई, यानी चौड़ाई भी दिया है इसका, तो चौड़ाई जिसको b से डिनोट करेंगे बहुत होता है इसलिए b से लिखेंगे, 40 मीटर दिया, ठीक है, 40 मीटर दिया, ओके। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आया। तथा यहां देखा जाए तो हमारे पास ये जो दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है नदी, और नदी बहकर समुद्र में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है गिर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें h पता है, b भी पता है, और जो यानी जो बर्थ है वो भी मालूम है, चौड़ाई। और ये देखेंगे तो इसको क्या मानेंगे, इसको l मानेंगे, लंबाई, ठीक है। तो लंबाई लिख लेंगे यहाँ पे, लंबाई l बराबर लिखेंगे क्या, l बराबर लिखेंगे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लिख लेंगे, ठीक है, 2 किलोमीटर। यहाँ देखेंगे जो नदी की ऊंचाई है वो भी हमारा क्या है, मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर में क्या है, ये क्या है, किलोमीटर में है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सभी जानते हैं, ये बेसिक बात है, ठीक है। इसलिए 2 किलोमीटर में मीटर मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 से गुणा कर देंगे 1000 में, तो हमारा क्या आ जाएगा, लंबाई जो आएगा वो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कहने का मतलब 2000 मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है, किलोमीटर को 2000 मीटर में चेंज कर दिए 1000 से गुणा करके, ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो रही होगी। लेकिन यहाँ जो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ जो कह रहा है कि नदी क्या है, 2 किलोमीटर की चाल से बह रही है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
बहकर समुद्र में गिर रही है। क्या जो नदी है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या बहकर समुद्र में गिर रही है, अर्थात नदी 2 किलोमीटर की चाल से एक घंटे में समुद्र में बहकर गिर रही है। ठीक है, तो यहां हम निकालेंगे क्या, 1 घंटे में जो है नदी द्वारा समुद्र में गिरा पानी, ठीक है, पानी का आयतन लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, 1 घंटे में नदी द्वारा समुद्र में बहकर गिरा पानी का आयतन, बहकर गिरे पानी का आयतन ये लिखेंगे। ठीक है, तो यही तो कह रहा है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे कि नदी द्वारा 1 घंटे में बहकर गिरे, बहकर यहां लिखेंगे समुद्र में, ऐसे लिखेंगे, नदी द्वारा 1 घंटे में बहकर समुद्र में गिरे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर, यहां पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो घन का आयतन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, घनाभ का, सॉरी क्या लगाएंगे यहाँ पे, घनाभ का आयतन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या, घनाभ का आयतन वाला फॉर्मूला समझिए दोबारा फिर से अच्छे से, एक एक मिनट क्लियर हो जाएगा। नदी द्वारा, यहां यही तो लिखा है, ये लिखा है, ये स्पष्ट लिखा है, सॉरी ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर नदी समुद्र में गिर रही है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, नदी द्वारा 1 घंटे में बहकर समुद्र में गिरे पानी का आयतन बराबर, जो पानी का आयतन निकालेंगे वहां पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो घनाभ का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया है, ऊंचाई भी दिया है हमें, चौड़ाई भी दिया है हमें, और लंबाई भी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो घनाभ का आयतन वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख देंगे वही, क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यही लगाने वाले, लंबाई हमें दिया है तो 2000 लिख लेंगे, 2000। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई हमें ये जो है 40, तो 40 लिख लेंगे। ठीक है, ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई हमारा कितना 3 मीटर है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 40 मीटर, 40 मीटर लिख लिया यहाँ पे, और 3 मीटर लिख लेंगे। ठीक, और ये जो आयतन आएगा वो हमारा किस में आएगा, जो है मीटर में, तो मीटर क्यूब में आ जाएगा आयतन। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पे, जब आगे लिखेंगे जो आएगा आंसर वही हमारा किसका आ जाएगा, नदी का 1 घंटे में जो नदी द्वारा समुद्र में पानी गिर रहा है उसका आयतन यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 घंटे का। ठीक है, लेकिन 1 घंटे का न निकाल करके हमें ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो हम 1 घंटे का निकालेंगे, सबसे पहले 1 घंटे का निकालेंगे, पानी कितना समुद्र में गिर जाता है नदी से, उसको निकाल करके हम 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 60 से, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, 1/60 करना पड़ेगा।
जो हमारा आयतन आएगा उसमें 60 से भाग देना पड़ेगा, तब हमारा 1 मिनट में जो पानी गिर जाएगा नदी में वो निकाल सकते हैं। यहाँ तक सभी समझ चुके हैं अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कर ही लेते हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे, तो 4 तिया 12, 4 का गुणा 12 में, सॉरी 4 का गुणा 3 चौके 12, 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौके 12, 12 दूनी 24, कितना है 24। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आया। 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 1 0 2 0 3 0 4 0, कितना आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0। कहने का मतलब 2,40,000, 2,40,000 मीटर क्यूब पानी गिर जाएगा 1 घंटे में नदी में। ठीक है, सॉरी नदी से समुद्र में 2,40,000 मीटर क्यूब पानी गिर जाएगा, किसमें गिर जाएगा नदी में। ठीक है, इतना पानी। ठीक, अब हम यहाँ पे जो निकालेंगे, क्या हमें निकालना 1 मिनट में, हमें 1 मिनट में निकालना है, वही हम निकालेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, 1 मिनट में समुद्र में गिरा पानी बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 मिनट में समुद्र में गिरा पानी बराबर। ठीक है, समझ रहे होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इसलिए जो हमारी वीडियो रहती है इसलिए थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा ना लें। लेंथी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये मकसद है कि जो भी छात्र जो कमजोर हैं, थोड़ा कम होशियार हैं, वो भी समझें, और जो होशियार हैं वो भी समझें। इसलिए हम इन जो वीडियो रहेगी वो बड़ी हो जाती है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे तो आप जानते हैं स्वाभाविक जो है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, है ना। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और हमारे जो बता रहे हैं उसको अच्छे से एक एक पॉइंट समझना होगा। ठीक है, तो 1 मिनट में समुद्र में गिरा पानी यानी कितना पानी गिर जाएगा वो निकालना है। ठीक है, तो 2,40,000 1 घंटे में गिर रहा है पानी। 1 घंटे में कितना गिरा, 2,40,000 सॉरी 2,40,000 गिरा है। 60 से भाग दे देंगे तो हमारा 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में निकालेंगे इसलिए 1/60 करना होगा। ठीक है, जब भाग देंगे तो भाग दे लेते हैं, 0 से ये वाला 0 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 6 एकम 6, 6 चौकी 24, 6 चौकी 24, तो कहने का मतलब कितना 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,000 मीटर क्यूब क्या गिरेगा, पानी गिर जाएगा। इतना पानी जो है नदी से समुद्र में गिर जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में हमने 2 सवालों को सॉल्व किया, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से अच्छे समझ चुके हैं, नोट डाउन कर सकते हो। मुझे आशा है कि आज की वीडियो के दोनों सवालों को अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आगे जो एक्सरसाइज रहने वाला है वो हमारा जो है 13.6 के क्वेश्चन जो रहेंगे उनको हम सॉल्व कराएंगे वीडियो में। तो नए छात्र जोड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको जरूर बेनिफिट होगा इस वीडियो से। और अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, उनका भी बेनिफिट कीजिएगा, उनको भी फायदा दीजिएगा। फायदा जब होगा जब उनके पास इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। भाई बहन हैं आपके मिलने वाले हैं रिलेशन में, रिश्तेदारी में, उनके पास जरूर इस जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगा, केवल और केवल आपका जो MB रहता है वो खर्च होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप जो है ये सब काम जरूर करेंगे। ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, अन्य चैनल को सपोर्ट करते हैं, ये भी आपका स्टडी वाला चैनल है, हम भी आपके और आप भी हमारे, आपके लिए मेहनत की जाती है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में जरूर करें। तो आप सब समझदार हैं, मुझे आशा है पूरी कि आप ये काम जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस करें, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन संख्या जो पहला दूसरा जो भी बनेंगे उनके साथ होते हुए वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।